नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर दिल में एक बहुत ज्यादा ख्याल आता होगा आपके कि क्या हमारी इंडियन जुडिशरी जो है वो इतनी ज्यादा केसेस को खींचती है, क्या इसका कोई समाधान नहीं है, क्या इसमें कोई रेमेडी नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूं, रेमेडीज भरी पड़ी हैं, सॉल्यूशंस भरे पड़े हैं और हर तरह का समाधान है। मतलब आप सोचे जितना है, पर दिक्कत क्या है कि आपको नॉलेज नहीं है। और जब आपको नॉलेज नहीं होती है तो सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उसका केस नहीं है। उसको इंटरेस्ट क्यों आएगा आपके केस में? तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि है रेमेडीज बहुत सारी हैं, पर मुझे क्या पड़ी है कि मैं आपका केस जल्दी खत्म करूं। यह एक सोच होती है इस सिस्टम में आने के बाद, क्योंकि यह सिस्टम जो है बहुत बिजी चल रहा है, यह बहुत हैक्टिक है। तो इस सिस्टम के हैक्टिकनेस की वजह से अक्सर ये लंबी सफरिंग्स होती हैं। जैसे एडवोकेट्स हैं, उनके पास दुनिया भर के केसेस हैं, कोर्ट्स हैं, उनमें जजेस के पास दुनिया भर के केसेस हैं। अब ये रेमेडीज जो यूज कर लेता है उसको बेनिफिट मिल जाता है, और जो ये रेमेडीज यूज नहीं करता उसको कहीं ना कहीं यही सूरत हाल जो है फेस करना पड़ता है। केस कोई सा भी हो, सब में रेमेडीज होती हैं, सब में सॉल्यूशंस होते हैं, दुनिया भर के हैं। इस कोशिश में मैंने आज ये वीडियो बनाया है आपके लिए कि आप ये समझ सकें कि क्यों ये रेमेडीज का इस्तेमाल अब तक आप नहीं कर पाए, और अब अगर करते हैं तो कितना ज्यादा फायदा हो सकता है, क्या हो सकता है। ये कॉमनली हर सेक्शन के लिए बना रहा हूं वीडियो, ये कॉमनली हर केस के लिए बना रहा हूं वीडियो। तो आप अपने दिमाग में ये ना सोचें कि सिर्फ मेरा ही कोई पर्टिकुलर केस है जिसमें ये लग सकता है, या फिर मेरा ही पर्टिकुलर केस है जिसमें शायद ये ना लगे। ऐसा नहीं है, आप इसे यूज कर सकते हैं लगभग हर किसी केस के अंदर। दोस्तों, इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि एजुकेशन लीजिए। जितना ज्यादा एजुकेशन होगी ना, उतना ज्यादा आप शार्पन होते जाएंगे, उतना ज्यादा आप रिजल्ट ओरिएंटेड होते जाएंगे, उतना फास्ट आपका रिजल्ट आएगा। इसी संदर्भ में, इसी कंटेक्स्ट में हम लोग भी कुछ कोर्सेज चलाते हैं जो कि पूरी तरह से एक डिजाइंड कोर्स होता है। ऐसे कई सॉल्यूशन से भरा पड़ा होता है, जिसके अंदर एक पहलू हमारा क्रैश कोर्स के फॉर्म में होता है, जो प्री रिकॉर्डेड वर्जन है। यानी कि आपको वहां पर जो डिटेल्स मिलेंगी उसमें आपको खुद उसको समझना है और खुद ही अपना केस लड़ने की क्षमता पैदा करनी है। अगर आपको लगता है कि मुझे और मेरी टीम को आपके साथ जुड़ना चाहिए और आपके ही इंडिविजुअल केस के अकॉर्डिंग हमें बकायदा एक तैयारी करके, एक पहलू तैयार करके आपको देना चाहिए, और आपके साथ लगकर ये लास्ट तक केस तक ये कोर्स चलाया जाए, इसमें रेमेडी मिलती है आपको मेन कोर्स के अंदर। इसमें बहुत सारे लोगों को लाभ हो चुका है, ले रहे हैं बहुत सारे लोग लाभ, और काफी हद तक जल्दी रिजल्ट आया है लोगों का। जैसे आप ये समझ के चलिए कि अगर मान लीजिए किसी को 5 साल लगते हैं, तो 1 से सवा साल में केस वो लोग इससे समझकर अपनी गुणवत्ता बढ़ाकर ये केसेस सॉल्व करवा पा रहे हैं। और इसी तरह से जिन लोगों को अभी इंस्टेंट भी कई सॉल्यूशंस मिले हैं, जिसकी वजह से केस सामने वाली पार्टी का अगर झूठा है तो बड़ी आसानी से वो कमजोर कर पाए। अगर मेन कोर्स ज्वाइन करने के अलावा अगर आपको लगता है कि इस वक्त मैं किसी लीगल समस्या से गुजर रहा हूं और मुझे उसके लिए कुछ सोल्यूशन चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यहां दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पे सिर्फ मैसेज कीजिएगा, उसी से डायरेक्ट आपकी अपॉइंटमेंट बुकिंग होगी, और उसके बाद आपके पास कॉल आएगा। आप खुद कॉल मत कीजिएगा, हम लोग कॉल पिक नहीं करते हैं आपके द्वारा किए गए। दोस्तों, अब मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको बताता हूं। ये 8 पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप कॉमनली अपने केसेस में यूज करेंगे बहुत फायदा मिलेगा। पहला है माई इंटरेस्ट, यानी कि आपका खुद का इंटरेस्ट, आपका सेल्फ मोटिवेशन ही अगर मरा हुआ है, अगर आपके अंदर अपने केस को लेकर उतने जज्बात नहीं है कि मैं मेरे केस को जल्दी से जल्दी कैसे खत्म करूं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ डिपेंडेंट रह सकते हैं। और इसलिए ज्यादातर क्या होता है कि जब आप केस नहीं लड़ रहे अपने इंटरेस्ट के साथ, तो होता यह है कि वकील साहब जो होते हैं आपके, उनके पास कई सैकड़ों केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस में वो डील कर रहे होते हैं। तो उस चक्कर में उनके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होता कि वो किसी एक केस पे प्रॉपर्ली फोकस कर पाए। ये एक समस्या है। मगर जो इंटरेस्ट ले रहा होता है या जो ज्यादा दबाव बना रहा होता है, तो उसके साथ वो जुड़ते हैं। पर इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं सिर्फ जाके वकील साहब के साथ बहस करनी है, झगड़ा करना है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर अपने सॉल्यूशंस डालने, अपने इनपुट्स डालने, खुद को अवेयर होना है, क्या मेरी जानकारी के अनुसार या मेरी नॉलेज के अनुसार ये केस सही ट्रैक पे तो चल रहा है। कई बार क्या होता है कि डेट्स इसलिए ले ली जाती हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर ये लगता है पार्टी तो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती नहीं है, इस पार्टी को जरा डेट आगे दिला दो। तो कई पार्टीज का तो सिर्फ ये होता है कि शुरू में 1-2 डेट्स पे तो वो जाती है, उसके बाद वो जाती नहीं है। वकील साहब को भी लगता है कि ठीक है वो केस इंपॉर्टेंट है तो उसको थोड़ा सेकंड प्रायोरिटी पे रख दीजिए। तो ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है। इसके लिए अगर आप उनको दोषी कहना चाहें या कुछ है, तो थोड़ा सा दोष अपने ऊपर भी ओढ़ लें, तो इंटरेस्ट लेंगे तो रिजल्ट जल्दी आएगा। दूसरी चीज कि इसके अंदर आपको खुद को भी कानून की अगर जानकारी हो जाती है, आपको नॉलेज हो जाता है, जैसा कि हम अपने कोर्सेज को भी इसी संदर्भ में चलाते हैं कि लोगों को नॉलेज हो, अवेयरनेस है, तो आप इसके अंदर एक अलग तरीके की ब्रीड बन जाएंगे, एक अलग तरीके की क्वालिटी अपने केस में ला पाएंगे। इवन ना केवल न्याय मिलेगा, फायदे मिलेंगे, यहां तक कि अगर आपको कोई कंपनसेशन भी लेना है, जो कि आर्थिक लाभ ज्यादातर होता है, तो वो भी सामने वाली पार्टी से अगर कोई झूठा केस लगाया गया है या फिर कोई झूठा केस डिफेंड कर
रहे हैं आप, तो फिर उस संदर्भ में आपको बड़ा फायदा होता है। तो ऐसा एक उम्मीद जगाकर भी अगर आप केस लड़ते हैं कि देखिए मैं एक गलत केस लड़ रहा हूं जो मेरे खिलाफ लगाया गया है, तो अगर मैं इसमें जीतता हूं तो मुझे एक आर्थिक कहीं से लाभ भी मिलता है, तो एक ये लालच भी आपको मोटिवेट करता है, लालच कह लीजिए या एक रिवॉर्ड कह लीजिए, आपको मोटिवेट करता है। तो ऐसी चीजें हैं, और सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये होता है कि मैं गलत नहीं हूं। सेकेंड चीज है, अगर आपके पास जो एडवोकेट हैं उनको कैसे हायर करें, और उन्हें हायर करें तो उनको कैसे इस्तेमाल करें। देखिए एडवोकेट की तो वैसे भी परम भूमिका होती है, चरम भूमिका होती है। तो अगर एडवोकेट्स जो हैं वो आपके वकील साहब, अगर आपने चुनते वक्त कोई गड़बड़ की है तो क्या हो सकती है, या चुने तो कैसे चुने। देखिए अक्सर लोग जो होते हैं वो एक सोच लेके चलते हैं। वो क्या सोच लेके चलते हैं कि जिनकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए या जो काले बाल हैं वो आधे सफेद आधे वैसे हो गए, तो वो जो अंकल जी टाइप तो दिखते हैं या थोड़ा सा वैसा होता है, तो उस तरह के जो लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस होंगे या पुराने होंगे तो ये होगा। नहीं साहब, कई लोग ऐसे होते हैं जो कई बार, देखिए लॉ के अंदर जो डिग्री है वो किसी भी उम्र में मिल जाती है लगभग, और उसका रजिस्ट्रेशन भी आपका बार काउंसिल में लगभग हो ही जाता है। यानी कि यहां पे कोई रिटायरमेंट की फिक्स एज नहीं है। तो बेनिफिट क्या होता है कि कई लोग बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, जॉब से रिटायर्ड हुए या कभी अपने किसी और काम से रिटायर्ड हो गए, या फिर उन्हें लगा कि अब मुझे लॉ में इंटरेस्ट लेना चाहिए, मुझे किसी तरह से अब प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो कई लोग 50-55 साल की उम्र में भी ये चीज स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा मत समझिए। आपको इससे बेहतरीन तरीका यह है कि एक्सपर्टीज पे जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि जो व्यक्ति प्रैक्टिकल रूप से आपको प्रॉमिस करे, कहे कि हाँ मैं एक केस जीत सकता हूं। ये नहीं कि जैसे भगवान भरोसे वाला टाइप का डायलॉग मारे कि जज के मूड के ऊपर है, देखेंगे, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, केस जीतने की तो कोई गारंटी नहीं है। देखिए साहब, मैं कई बार ये एग्जाम्पल कोड करता हूं और मैं आपको भी बता रहा हूं, मेरे कई जो मित्र हैं जो मुझसे सलाह लेते रहते हैं उनको बताता हूं, आपको भी बता रहा हूं। क्या ऐसे मैकेनिक को आप अपनी गाड़ी सुधारने के लिए देंगे जो कहेगा कि अगर गाड़ी मेरी जो है आपके द्वारा सही होने की जो स्थिति है क्या है, आप पूछते हैं तो आपको ये जवाब देता है कि अगर ठीक हो गई तो इसके चार्जेस 50,000 रुपए लगेंगे, और ठीक नहीं भी हुई तो चार्जेस तो आप मुझे दे देना पर गाड़ी आप आगे ले जाना। क्या ऐसे आदमी को आप मेरे को ये जवाब दीजिए, क्या ऐसे आदमी को अपनी गाड़ी देंगे? तो आप इस बात को दिमाग में बैठाइए कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं इस केस को जीतने में सक्षम नहीं हूं, तो आप जरा विचार कीजिए, अपनी बुद्धि को जरा तेज कीजिए कि मैं फिर ऐसे आदमी को क्यों दे रहा हूं। और देखिए एक और चीज समझ लीजिए, मैं एक बहुत सिंपल कर देता हूं। हम हर चीज को ना रेफरेंस में ज्यादा यूज करते हैं, इंडियंस रेफरेंस पे बहुत चलते हैं कि अच्छा तुमने कोई केस लड़ा था, हाँ लड़ा था, कोई वकील जानकार है, हाँ जानकार है, तो मैं क्या उसके पास चला जाऊं, जी हाँ उसके पास चले जाओ। देखिए हमारे यहां पर एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ क्लासिफिकेशंस नहीं है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में, कई जगह अमेरिका में ये होता है कि एक्सपर्ट वकील होता है, हर चीज के एक्सपर्ट होते हैं। हमारे डॉक्टर्स होते हैं ना, आंख के अलग, नाक के अलग, सिर के अलग और कैंसर के अलग, सबके अलग अलग कैटेगरीज है। डॉक्टर सबके अलग रहा है पर कैटेगरीज अलग अलग है। तो ऐसे ही इसमें भी बहुत सारा कैटेगराइजेशन होना चाहिए, और उसके अंदर वही चीज होती है कि किसी ने किस पे प्रैक्टिस की है। अब कई बार होता है सिविल का वकील जो है वो क्रिमिनल लड़ रहा है, क्रिमिनल का वकील जो है फैमिली के मैटर्स में भी आ रहा है, मैट्रिमोनियल मैटर्स में भी आ रहा है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट, तो बड़ा ही गिचर बिचर है इसके अंदर। तो इसलिए ये एक्सपर्टीज भी आपको चेक करनी चाहिए कि क्या उसने मैक्सिमम केसेस, फैमिली केसेस जो है कोर्ट के वो लड़े हैं। इसमें आप बकायदा पूछ भी सकते हैं कि सर आप मुझे 10-5 जजमेंट तो दिखाइए जिसमें आपने जीता है या आपने केस निकाला है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकली तो प्रॉमिस टू विन होना ही चाहिए, यानी कि जीतने का वादा तो आपके साथ करे ही करे। अगर जीत सकता हूं तो केस लीजिए। ये क्या होता है कि इसके मूड के ऊपर है या फिर देखेंगे सर्कमस्टांसेस जैसे चलेंगे वो, तो फिर आपके मतलब सब कुछ हमको यूं ही बस यूं धक्का देंगे। फिर आपकी एक्सपर्टीज क्या होगी? एक्सपर्टीज तो आप तो एक तरफ तो कह रहे हैं हाँ जी साहब मैं फैमिली लॉयर हूं, स्ट्रॉन्ग लॉयर हूं, या मैंने बहुत सारे केसेस जीते हैं, तो फिर वो ऐसे जीते अंदाजे से, तुक्का ही हुआ वो तो, उनको संभल कर ज्वाइन कीजिए। थर्ड जो मैटर होता है वो होता है ज्यूरिडिक्शन का। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ज्यूरिडिक्शन भी एक तरीके से केस को खत्म करना, या केस को उस स्टेज पे खत्म कर देना जिस स्टेज पे उसको गलत चार्ज किया गया। देखिए अक्सर गलत तरीके से लगाए गए केस या सेटिंग से लगाए हुए केस या झूठे केसेस जो हैं उन्हीं से ज्यादातर लोग व्यथित होते हैं, उन्हीं से ज्यादातर लोग दुखी होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ज्यूरिडिक्शन का इस्तेमाल बड़ा गलत किया जाता है। जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कोई घटना है जिसका क्राइम के बारे में जानकारी दी जा रही है। अब क्योंकि मेरी इस थाने में सेटिंग नहीं है जिस थाने में वो घटना हुई है, तो मैं क्या करूंगा, अपने थाने में जाके, वो सेटिंग वाले थाने में जाके वहां पर सेटिंग करके और मैं वहां पर जबरदस्ती एक एफआईआर आपके खिलाफ लिखवा देता हूं। अब वो क्षेत्राधिकार नहीं है पर वहां पे लिख ली गई किसी सेटिंग की वजह से, आप जबरन उस केस को लड़ने जा रहे हैं। अरे साहब उस बात पे चैलेंज कीजिए कि साहब ये जो मैटर है, ये मैटर जो है ये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता। कितने ही मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं जिनके अंदर अक्सर पत्नियां इस शहर में रहती हैं। मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं, जयपुर में अगर पत्नी ने शादी कर ली है तो वो जाकर दिल्ली में है जो अपना पूरा मैटर डिस्कस करती है कोर्ट्स के अंदर, जो कि ज्यूरिडिक्शन के अंडर नहीं आता। थाने में रिपोर्ट लिखवा देती है 498 की, ज्यूरिडिक्शन के अंडर में नहीं आता। तो ऐसा संभव नहीं हो सकता, ऐसा आसान बात नहीं की जा सकती, और इसको समझाना ही होगा कि जब घटना पूरी की पूरी जयपुर में हुई है तो उसका बकायदा क्षेत्राधिकार जांच का, क्योंकि क्षेत्राधिकार जांच का होगा तो वहां पर जो लोकल थाना है वो जांच करेगा ना। दिल्ली से तो कोई आया नहीं, बस जबरदस्ती केस चालू हो गया, और केस चालू हुआ और उसके बाद क्या हुआ, आप लड़ रहे हैं, आपको यही होश नहीं है कि मुझे ज्यूरिडिक्शन पे उससे चैलेंज करना चाहिए। अब आते हैं हम अगले चौथे पॉइंट पर
जो कि माफ कीजिएगा, ये पॉइंट जो है ये आपका 5वां पॉइंट है। देखिए कई बार क्या होता है कि एफआईआर जो होती है उसके अंदर कई बार लोग बाग एफआईआर में बड़ा फर्जीवाड़ा कर देते हैं, आपके मन में आए जो लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें कई कॉन्ट्राडिक्शंस निकल के आते हैं कि घटना के बारे में लिखा जा रहा है कि आपने उन्हें मारा पीटा ये किया, या आप चोरी करके भागे। अब पता लग रहा है कि आप एक सबूत लेके खड़े हैं कि साहब मैंने कब मारा, मैंने कब पीटा, मैं तो फलाना जगह पे था या अपने ऑफिस में था, इसका सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, फलाने आदमी के साथ था, ऐसे 4 आदमियों को मैं बतौर गवाह पेश कर सकता हूं। तो ये सब चीजें जब आपकी उपलब्ध हैं तो आप डायरेक्ट उस एफआईआर को, जिसमें आपको साफ पता लग चुका है और उसके खिलाफ अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग सबूत हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, तो आप बकायदा उस एफआईआर को उठाकर हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी में चैलेंज कर दीजिए। आपको जरूरी नहीं है कि आप इसे कोर्ट के अंदर रगड़े घसीटें, नहीं, आपको ये नहीं कि वेट करना है। इसके अंदर बड़ा अच्छा तरीका होता है कि आप आसानी से जा सकते हैं, और इसके बाद अगर आपने फैक्ट्स को सही अरेंज किया और प्रेजेंट किया तो कोर्ट का एक और फायदा बता देता हूं मैं आपको कि नीचे वाला जो मैटर होता है उसमें 482 का जो एक्शन है क्वैशिंग का, उसको लेने से पहले निचली कोर्ट में जो केस जा सकता है या जिस स्टेज पे केस है उस पे स्टे लग जाता है, यानी आगे कार्रवाई तब तक नहीं चलेगी जब तक कि वो जस्टिफाई नहीं हो जाता कि आप गलत हैं या सामने वाला गलत है। अगर आप सामने वाले को गलत साबित कर पाए तो आप बड़ा अटैकिंग मोड पर उससे कंपनसेशन कई अलग तरीके से ले भी सकते हैं। वो कैसे लेंगे वो एक अलग विषय है, पर फिलहाल ये चीज आप कर सकते हैं और बकायदा केस जीतने की पोजीशन पे आ सकते हैं। ये देखना आपका वजह हो सकती है कि इसको कैसे यूज किया जा सकता है। एक और तरीका होता है कि जब चार्जशीट बन रही होती है तो, या फिर चार्जशीट से पहले एफआईआर होती है, तो उस सूरत में आप डिस्चार्ज पिटीशन यानी डिस्चार्ज को भी यूज कर सकते हैं, और यह भी बेहतरीन तरीका होता है। इसके अंदर भी आप आसानी से इस चीज को खत्म कराने के लिए बकायदा यूज कर सकते हैं कि देखिए साहब ये जो चीज है ये पूरा गलत, मेरे खिलाफ चार्जेस बनाए गए हैं और इन्हें डिस्चार्ज किया जाए, इन्हें खत्म किया जाए, क्योंकि मेरे पास इसके लिए पुख्ता सबूत है। और ये रेशो ऐसा हो सकता है कि आपके पास मान लीजिए 10 घटनाएं लिखवाई गई हैं, उनमें से 4 से 6 घटनाओं के खिलाफ स्ट्रॉन्ग सबूत है जो पूरी तरह से झुठला रहे हैं कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, ऐसा कोई पॉइंट था ही नहीं। तो बाकी के जो पॉइंट्स है वो जिनके अंदर पहले से सबूत नहीं है वो भी इररिलेवेंट घोषित कर दिए जाएंगे, यानी 40 से 60% की प्रोबेबिलिटी पे आप डिस्चार्ज पे जा सकते हैं स्ट्रांगली। अक्सर जो एडवोकेट साहब होते हैं, वकील साहब जो होते हैं, वो थोड़ा सा इसको घुमाते हैं कि साहब 80% तक एविडेंस होनी चाहिए। देखिए सामने वाले ने झूठा केस लगा दिया है, उसके पास एक एविडेंस नहीं है, आप 4 से 5-6 एविडेंस लेके खड़े हो रहे हैं, तो ये जस्टिफाइड रूल नहीं है कि मिसगाइड किया जाए, मतलब जो क्लाइंट है उसको मिसगाइड किया जाए, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास 4-5-6 पॉइंट्स पे भी अगर कॉन्ट्राडिक्ट करने की पोजीशन है, सामने वाली चीज को आप बकायदा डिफेंड कर सकते हैं कि आपके पास कोई आई विटनेस है या फिर सबूत है, तो आप यूज कीजिए। अब मैं आता हूं 7वें पॉइंट पे, जिसके अंदर मैं आपको यह कहूंगा कि एक लिमिटेशन होती है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये लिमिटेशन क्या होती है, ये 2 तरह से होती है। आपका जो सेक्शन है वो टाइम बार्ड हो, या फिर आपका जो सेक्शन है उसके अंदर टाइम की कोई बाउंडेशन हो। पहले बार्ड को समझ लेते हैं। देखिए ऐसा होता है कि आपको थोड़ा मैं सरल हिंदी में समझाता हूं कि टाइम जो है वो गुजर गया है, समझ रहे हैं। यानी कि जैसे हमारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि आपका जो मैटर है वो डीवी का ले लेते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, घरेलू हिंसा के अंदर 12 महीने के अंदर यानी 1 साल के अंदर इसको लगाना आवश्यक होता है। अगर इसके बाद अगर कोई पति या पत्नी लगा रहा है तो फिर ये नहीं चार्जेबल होगा, यानी कि इसको किसी भी तरह से गलत माना जाएगा और आसानी से इसको खारिज करवाया जा सकता है केस स्टार्टिंग की स्टेज पे ही। अब बाउंड क्या होता है, बाउंड ऐसे होता है कि अगर आप जैसे जाना चाहते हैं कि साहब मेरा एक मैटर है और इसको टाइम बाउंड रखा जाए। टाइम बाउंड का मतलब यह हुआ कि अगर आप पे कोई केस लगाया गया है, जैसे मैं डीवी में फिर उदाहरण ले लेता हूं कि डीवी को, डोमेस्टिक वायलेंस को जो है खारिज कराने के लिए आप बकायदा एक चीज यूज करते हैं कि टाइम बार्ड नहीं हुई। एक चीज होती है उसको जो है खत्म कराने का मतलब क्या हुआ कि उसको बकायदा उसकी जो पूरी कार्रवाई और सुनवाई है उसको बकायदा एक ड्यूरेशन में बिल्कुल टाइम बाउंड किया गया, यानी कि टाइम की बाउंडेशन है, इतने दिन से शुरू करके और इतने दिन में खत्म करना है, इसके बाद ये आगे नहीं चलेगा। तो डीवी के अंदर जो है वो टाइम बाउंडेशन दी हुई है, वो है मात्र और मात्र 60 दिन की। अगर 60 दिन के अंदर उसको डिसाइड करना होता है, और वहां पर जो आदरणीय जज साहब हैं, माननीय जज साहब हैं, उनको वहां पर इस चीज के बारे में कोई ऑप्शन नहीं होता इसके अलावा। अब अगली जो चीज है वो ये है कि आपका जो 8वां जो पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर सामने वाली पार्टी ने कोई आपके खिलाफ एफआईआर लिखवा दी, कोई आपके खिलाफ वाद या कोई कह सकते हैं केस दर्ज करवा दिया है, तो उस सूरत में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो रूल है, जो सेक्शन के अंदर जो रूल बना हुआ है, वो क्या प्रॉपरली उस केस के अंदर सेट हो रहा है। और आसान कर देता हूं, जो सेक्शन जो लिखा हुआ है उसके अंदर जो भी बात कही गई उसकी परिभाषा को जोड़कर देखिए कि क्या उसके हिसाब से ये यूज किया जा रहा है।
तो इस तरह से भी आप उस डेफिनेशन जो है उसको बकायदा फॉलो करवा सकते हैं, उसकी जो परिभाषा है या उसमें जो कायदा है, जो नियम है लिखा हुआ, उसको आप बकायदा यूज करवा सकते हैं। जैसे कि मैं एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि गुजरात हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जिसके अंदर बकायदा पत्नी और पति में लात घूंसे चले रात को, और स्पेशली पति ने पत्नी को बहुत बुरा मारा, मतलब वो लाल नीली पीली सी कुछ हो गई। तो उस सूरत में पत्नी को आया गुस्सा, वो गई सुबह उठ के और उसने जाकर मेडिकल कराया और उस मेडिकल के आधार पर 498A थोप दिया अपने पति पर। अब यहां गौर कीजिएगा, अगर आपका मैट्रिमोनियल मैटर चल रहा है तो आप यहां गौर कीजिएगा कि क्या होता है ये। इस मार पिटाई का अंजाम से कई लोग डरते हैं, थप्पड़ मार दिया, लात मार दी, घूंसा मार दिया, तो इस बात से डरते हैं। जानते हैं उसमें जजमेंट क्या आया? जजमेंट आया पति के फेवर में कि साहब इन पे 498A नहीं लग सकता, क्योंकि इट्स अ कॉमन थिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि ये जो है ये एक एक रीति है जो वैवाहिक संबंधों के अंदर पाई जाती है, यानी मारना पीटना अपराध है, पर इसके लिए 498A नहीं लगाया जा सकता। इट्स अ नॉर्मल वियर एंड टेयर ऑफ मैरिटल लाइफ, ये बकायदा जजमेंट के बाद अंदर लिखा गया डिसीजन देते वक्त। आप समझने की कोशिश कीजिए कि 498A में मारना नहीं, मारने पे बात नहीं हो रही है। 498A में पहले डिमांड होनी चाहिए, जो कि पत्नी वहां कहना भूल गई, और दूसरी बात उसके बाद मार पिटाई हुई। पत्नी ने यह तो कहा कि साहब मेरे पति ने मुझे मारा पीटा, मगर यह नहीं कहा कि जब जज साहब ने पूछा कि साहब बताइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मारा था पर दहेज नहीं मांगा, तो फिर 498A क्यों लिखवाया? इसी तरह से उसके बाद भी एक और सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट है जिसमें उन्होंने बकायदा ये बात कही है कि मारा पीटा गया, ये ठीक है, ये कहीं ना कहीं साबित हो रहा है, वहां भी मेडिकल लगा हुआ था, पर एक बार मारना 498A का क्राइम नहीं है। डिमांड ऑफ डॉरी जो है वो सिर्फ आप जो पत्नी है उन्होंने कही, पत्नी साबित नहीं कर पा रही कि डिमांड ऑफ डॉरी हुई है, काफी चीजें मांगी गई हैं, ये तो उन्होंने खूब बड़ा चढ़ा के बोला है, पर यह नहीं बोला है कि वहां पर मारा पीटा गया सिर्फ इसलिए कि दहेज मांगा जा रहा था, दहेज की डिमांड नहीं दिखा पाए, मारा पीटा नहीं दिखा पाए। और उस पर भी सबसे खतरनाक बात जो उन्होंने लिखी वो सबसे जरूरी चीज है, इस पर गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि एक कंटिन्यूअस ऑफेंस ऑफ क्राइम नहीं है, एक बार मारा है, बार बार नहीं मारा है, यानी मेडिकल होने के बाद भी ये चीज किसी तरह से साबित नहीं हुई। तो यानी कि 498 इतना आसान नहीं है, जैसा अक्सर मैं अपने वीडियोस में कहता भी हूं कि महिलावादी कानून बिल्कुल नहीं है, इसको मार्केटाइज किया जा रहा है वो अलग बात है, बाकी महिलावादी कानून नहीं है। इसमें पुरुषों को बहुत आसानी से निकलने के ऑप्शंस होते हैं। मैं इस बात के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि कोई पुरुष अपराधी हो और वो गलती करके बैठा हो तो उसको प्रमोट किया जाए। इस मारपिटाई के लिए बहुत सारे अलग जो है हमारे सेक्शंस बने हुए हैं, उनमें आप केस लड़ सकती हैं अगर आप महिला हैं तो। पर अगर मारपिटाई हुई है तो सिर्फ 498A ना लगाएं, क्योंकि आगे जाके हो सकता है कि आपसे आपका पति मोटा कंपनसेशन मांगे, जो कि आजकल कोर्ट्स दिलवा रही हैं, हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट से भी आजकल दिलवाने लगी हैं, और 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए के जुर्माने हो रहे हैं। अगला जो मेरा आखिरी पॉइंट है वो है 9 पॉइंट, और इसमें मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देखिए अगर कुछ नहीं बन रहा है ना तो सबसे बढ़िया तरीका यह है, वो ज्यादातर उन केसेस में जब केस डेट्स पे डेट्स लग रही हैं, टाइम खराब हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रही, और ऑलमोस्ट जो है आप करीब 2.5-3 साल से लेके 10-12 साल 14 साल, स्पेशली जिनका बहुत लंबा टाइम खिंच चुका है, केसेस में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, इधर से उधर केस को डाला जा रहा है, बस लोअर कोर्ट उल्टी सीधी प्रैक्टिस कर रही है, एडवर्स डिसीजंस आपके खिलाफ ले रही है। तो उस सूरत में आपको कुछ नहीं करना है, हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी है, जो कि 2000 में आ चुका है ये ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसकी सुपर गाइडलाइंस आई हुई हैं, और हर हाई कोर्ट को ये मेंशन किया हुआ है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट्स बाद में भी आए हैं जिन्होंने इस पर ये ऑप्शन दिया है कि बकायदा जो मैटर है वो आपका यूज कर लें, कि अगर आपसे नहीं होता है तो आप हाई कोर्ट जो है स्पीडी ट्रायल, नीचे लोअर कोर्ट से अगर नहीं बन रही है बात तो स्पीडी ट्रायल का कमांड ऑर्डर जो है वो बकायदा लोअर कोर्ट को दें। संज्ञान लेने वाली बात भी है, इनहेरेंट पावर में भी है इनके, और आप अगर वहां जाते हैं और 1 या 2 सुनवाई में आपको जो है 3 से 6 महीने का अमूमन यही टाइम रहता है, वो टाइम आपको बकायदा वहां नीचे वाली कोर्ट को बाउंड करके दे दिया जाता है। इसमें अच्छी चीज यह है कि ज्यादातर इसमें ऑप्शन यही होता है कि जो सेम कोर्ट के जज साहब होते हैं उनको ना यूज करके इसके अंदर बकायदा किसी और की नियुक्ति होती है, जो ज्यादातर रिटायर्ड जजेस होते हैं, और वो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जिन्होंने अच्छे खासे सेशन कोर्ट तक की या कई बार हाई कोर्ट तक की भी प्रैक्टिस की हुई होती है, वो वहां पर होते हैं, और वो आपको अच्छा रिजल्ट दिलवाते हैं, क्योंकि उनका काम होता है टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके बारे में बात करना। पत्नी से सीधा पूछा जाता है, मैडम इस पर रिलेटेड आपके पास अगर जो इल्जाम लगा रही हैं आपके पास एविडेंस है, वो नहीं कहती हैं तो उस बात पे 5 बार 10 बार दिन की डेट नहीं डलती है, और इसमें थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चलता है। 1 महीने में कई बार 4-4 से 5-5 डेट्स भी फेस करते हैं लोग बाग, मगर केस अंजाम पे आने लगता है, रिजल्ट आने लगता है, स्पेशली झूठे केसेस के अंदर, तो फायदा ले सकते हैं। दोस्तों मैं तो खैर यही चाहूंगा कि सब चीजें जो हैं वो कोर्ट के स्तर पे खत्म हो जाएं, पर मैं फिर भी एक और आपको ऑप्शन देता हूं, वो होता है सेटलमेंट का। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सेटलमेंट जो होता है वो सबसे बेहतरीन चीज होती है, चाहे पति हो, पत्नी हो, विवादित हो, अविवादित हो, आप
अपराधी हो, सामने वाला अपराधी हो, कोई भी मेरा अगर वीडियो देख रहा है, तो उस सूरत में सबसे बढ़िया काम होता है सेटलमेंट। सेटलमेंट दोनों पार्टियों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है, पर जब भी सेटलमेंट करें तो सिर्फ आउट ऑफ द कोर्ट ना करें, कोर्ट की नजर में रख के करें, क्योंकि अगर आपने आउट ऑफ द कोर्ट किया तो आजकल लोग क्या इसमें फ्रॉडरी तो करने आए हैं। जिसने आप पे झूठा केस लगाया उस पर ट्रस्ट तो मत कीजिए कम से कम, या जो आपसे शत्रुता निभा रहा है कोर्ट के अंदर खड़ा होकर उस पर ट्रस्ट मत कीजिए। तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या होगा? बेटर ऑप्शन यह है कि आप इस पे जाएं कि आप बकायदा कोर्ट के ही मद्देनजर रखकर उस सेटलमेंट को करवाएं। उसमें बकायदा जज साहब के सामने अपनी कंडीशंस दोनों एक म्यूचुअली जो भी बाहर बैठ के कर लिया आपने और तय कर लिया कि अब इस कंडीशन में हम लोग करेंगे। तो ये नहीं बाहर नोटरी भी साइन कर लिया और उस पर अटेस्टेड करा लिया और फिर उसके बाद आपने सोच लिया हो गया सेटलमेंट। नहीं चलता ये सेटलमेंट, ये जीरो सेटलमेंट है, इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर सामने वाली पार्टी फिर जाके कोर्ट में खड़ी हो गई तो आपकी ऐसी की तैसी हो जानी है, और वो जो पैसा दिया इनकेस कोई कंपनसेशन आपने दिया तो डूब जाना है। आपको क्या करना है? आपको अंदर जाना है और ये सारी बातें बकायदा सिर्फ जज की मध्यस्थता में या मजिस्ट्रेट साहब की मध्यस्थता में करना है। अगर लोअर कोर्ट में ही मैटर चल रहा है तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। या अब ये जब हो जाता है तो इसके बाद आपको ये करना है कि यही नहीं रुकना है, फिर आपको उस पार्टी को लेके जाना है, दोनों की तरफ से क्वैशिंग फाइल करनी है। 482 सीआरपीसी में एक ही दिन की हियरिंग होगी, ज्यादा घबराए नहीं कि कहीं डेट पे डेट पड़ जाएगी, क्योंकि दोनों पार्टियां सहमत हैं। और हाई कोर्ट में ही क्वैशिंग होगी। 482 सीआरपीसी में से क्वैश करा लीजिए। क्वैश कराने के बाद वहां से रेफर कराइए लोअर कोर्ट को उसको, और वहां बकायदा कह दीजिए कि हमारा सेटलमेंट हो चुका है और इस सेटलमेंट की नियम और शर्तें हैं और दोबारा हम दोनों इस विवाद पर कभी भी एक दूसरे पे केस नहीं करेंगे। और ये बकायदा हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट को रेफर हो जाता है। तो आप इसके अंदर बड़ा गजब का फायदा ले सकते हैं साहब। ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये बहुत अलग बात है, बहुत डीप में जाने वाली बात है। पर फिलहाल एक हिंट है कि ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक रेमेडी है। और बेटर है कभी भी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ना करें। कई बार लोग लुटवा भी देते हैं खुद को, सेटलमेंट भी हो जाता है, केस फिर चालू हो जाता है और सामने वाली पार्टी फिर आपको दागने दोंचने लगती है और सब कुछ कैश में ले लेती है सेटलमेंट में या कंपनसेशन, जिसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते। तो बाहर सेटलमेंट जनरली थोड़ा सा ठगने के लिए होता है, मेरा ये मानना है, क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है। हो सकता है कि शायद इस चीज में कोई और भी ऑप्शन हो, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो, क्योंकि कोर्ट के सामने जाने में दिक्कत क्या है अगर पार्टी फेयर और गजब की है तो। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और आप आते रहते हैं वीडियो देखने के लिए तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी तक नहीं किया तो। और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं तो जरूर कीजिएगा। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन का बेल है, उसको दबा दीजिएगा, और साथ में ऑल का ऑप्शन है, उसको जरूर दबाइएगा। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज का वीडियो क्या आपके लिए कोई फायदा महसूस करा रहा है, आपको लगता है कि आपको कुछ इनपुट दे पाया अपनी लाइफ के अंदर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं अंदर से चाहता हूं कि केसेस के लिए आप आते हैं पर ज्यादा दुखी ना हो, व्यथित ना हो, जल्दी से जल्दी आप केसेस से बाहर निकले, यही मेरी तमन्ना है और दुआ है।